then it will perform angular SHM, and its time period is given by t equal to 2 pi under root I अपॉन एम बी. आई बच्चों याद रहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, करेंट नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. याद रहे बच्चों, आई हम करेंट के लिए भी यूज करते हैं, बट इसमें आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. आई बच्चों क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. ठीक है. इतना बच्चों क्लियर है. ठीक है. अब बच्चों इसमें आप नेक्स्ट ये लिख लो जो वहां पे मैंने बताया था, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल. वर्क डन, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों लिख लो, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल from theta initial to theta final. Work done in rotating dipole from theta initial to theta final is, तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं वही u फाइनल माइनस यू इनिशियल. वैल्यूज रख के जब सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चों एम बी कॉस थीटा इनिशियल कॉस थीटा फाइनल, ये हो जाएगा. बच्चों फाइनली अपने पास क्या आ जाता है, कॉस थीटा इनिशियल और ये कॉस थीटा फाइनल, खत्म. हाँ, वर्क डन. तो बच्चों जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा है 100% बच्चों वही चीजें, 100% बच्चों बिल्कुल वही चीजें हैं, कुछ भी उसमें चेंज नहीं है. क्लियर है बच्चों? बिल्कुल. बच्चों इतना कर लिया इसमें. ओके. अब बच्चों जैसे आप अपने मॉड्यूल में बच्चों देखना पेज 55 क्वेश्चन 26. पेज 55 क्वेश्चन 26. ठीक है. पेज 55 क्वेश्चन 26. तो बच्चों क्वेश्चन में तुम्हें दिया है ए कंडक्टिंग रिंग ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 0.5 मीटर इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है. तो बच्चों ये रिंग है, इसका मास है 2 kg, रेडियस है बच्चों 0.5 मीटर, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है. रिंग में बच्चों 4 एम्पियर करेंट फ्लो कर रहा, 4 एम्पियर करेंट फ्लो कर रहा. हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इधर है, कितना है बच्चों 10 टेस्ला. ठीक है. इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों बताना, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों बताना. तो बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन जैसे बच्चों एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास,
एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास। तो वैसे ही बच्चों एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फोर्स बाय मास वैसे ही टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बच्चों सबसे पहले ये सोचो कि इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो बताओ मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, अंदर। तो मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों ऐसे अंदर, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इधर है, तो बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे अंदर, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इधर है, तो m क्रॉस b यानी कि वो उसको ऐसे घुमाएगा। बच्चों किस तरह से घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा यू में। बच्चों समझ पाए ना, जैसे ये रिंग है, रिंग का बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हारा कहां निकला, अंदर, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इधर है, मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों ऐसे अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो m से b की तरफ घुमाएगा, यानी कि बच्चों वो रिंग को इस तरह से घुमाएगा, इस तरह से घुमाएगा। समझ पाए बच्चों, इस तरह से वो रिंग को घुमाएगा। बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, बच्चों याद करके बताओ, अगर रिंग को हम ऐसे घुमाते हैं इस तरह से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला होता है। देखो ऐसे घुमाते हैं तो mr स्क्वायर होता है, अगर इस तरह से घुमा रहे हैं मान लो, सही है जिसने भी बोला है, बच्चों इस ऐसे घुमा रहे हो तो mr स्क्वायर होता है। लेकिन अगर डायमीटर के अबाउट ऐसे घुमाते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ बच्चों रिंग ऐसे है, इसका डाइपोल मोमेंट अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो m क्रॉस b वो यूं घुमाएगा, यूं घुमाएगा यानी कि डायमीटर के अबाउट घुमाएगा। डायमीटर के अबाउट बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, mr स्क्वायर बाई 2। समझ पाए बच्चों, अब सॉल्व करो बच्चों, समझ गए ना क्वेश्चन को अच्छे से। अब तो टॉर्क बच्चों अभी भी हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, कर लिया बच्चों, कर लो बच्चों। बोलो बच्चों, हो पाया किसी से, कर लो एक बार, फिर मैं डिस्कस करता हूं। कर लिया बच्चों, कर लो। कर लिया, मैच कर रहा है तुम्हारा, कर रहा है, ओके। बच्चों देखते हैं, देखो टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा। बच्चों याद करो मैग्नेटिक मोमेंट लूप का क्या होता है, करंट इनटू एरिया बी। और बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट अंदर है, ये इधर है, तो साइन 90। करंट बच्चों कितना है 4, एरिया बच्चों पाई 0.5 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, बी बच्चों कितना है 10। तो बच्चों देखो 0.25, 2.5, 2.5 इंटू 4 बच्चों 10 पाई। एक बार बच्चों चेक करो टॉर्क तुम्हारे पास कितना आया 10 पाई। बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट होता है आई इंटू एरिया, बी बच्चों 10 दे रखा है, साइन 90 बच्चों 1, एरिया पाई आर स्क्वायर। बच्चों टॉर्क ये आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों mr स्क्वायर बाई 2 0.25। अब बच्चों अगर मैं अल्फा लिखता हूं
तो अल्फा टॉर्क अपॉन आई, तो 10 अपॉन 0.25 बच्चों 40 पाई, 40 पाई। तो उस हिसाब से बच्चों चेक करोगे आंसर ए आ जाएगा। बताओ बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत? आंसर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? ए। ये चीज बच्चों क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों इसमें बच्चों आप देखो पेज 55, ये चीज क्लियर है ना बच्चों? पेज 55 क्वेश्चन 27 बच्चों, हालांकि टोरॉइड अपने सिलेबस से हट गया है बट ठीक है, क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? ए टोरॉइड ऑफ मीन रेडियस ए। बच्चों एक टोरॉइड है, उसकी मीन रेडियस है ए, क्रॉस सेक्शनल रेडियस आर। बच्चों ये वाली रेडियस है आर। बच्चों पेज 55 क्वेश्चन 27, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन। इसमें आई करंट बच्चों फ्लो कर रहा है, टॉर्क बच्चों निकालना है, टॉर्क बच्चों निकालना है। क्वेश्चन बच्चों समझे? एक टोरॉइड है, टोरॉइड बच्चों याद करो, मैंने पहले भी बताया था टोरॉइड क्या होता है। इस सोलेनॉइड को ऐसे बना दो बच्चों, टोरॉइड यही होती है। मान लो बच्चों इस सोलेनॉइड को हमने ऐसे बना दिया, तो यही चीज बच्चों अपने आप में क्या हो जाती है? टोरॉइड। अब बच्चों ये अगर तुम्हारी टोरॉइड है तो बच्चों थोड़ा सा ये सोचो, इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहाँ होंगे? या नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? बच्चों समझो, ध्यान से देखना। देखो बच्चों अगर टोरॉइड टॉपिक थोड़ा सा याद करो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों ऐसे बनती थी, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती थी, सर्कुलर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो बच्चों इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल कहाँ है? देखो इस है ही नहीं एक तरीके से। बच्चों ये समझो, मैंने ये भी बताया था जैसे सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का बिहेवियर बार मैग्नेट की तरह से होता है। अब सोलेनॉइड को ही घुमा के ऐसे गोल बना दिया तो वो तुम्हारा क्या बन गया? टोरॉइड। अब बच्चों सोचो, इस बार मैग्नेट को घुमा के मैं इसके नॉर्थ साउथ चिपका दूं, नॉर्थ साउथ चिपका दूं, तो नॉर्थ साउथ के बीच की इफेक्टिव डिस्टेंस क्या हो जाएगी? जीरो हो गई। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। बच्चों समझो, एक बार मैग्नेट को मैंने ऐसे घुमा के इस तरह से बना दिया, तो अब डाइपोल मोमेंट क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ इनटू बीच की डिस्टेंस। और पास ले आओ तो पोल स्ट्रेंथ इनटू बीच की डिस्टेंस। बिल्कुल चिपका दोगे तो बीच की डिस्टेंस क्या बची? कुछ नहीं, जीरो। तो बच्चों अगर हम टोरॉइड कंसीडर करेंगे तो उसका डाइपोल मोमेंट बच्चों क्या होगा? तो बच्चों वापस मुझे बताओ, टोरॉइड का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। डाइपोल मोमेंट जीरो है तो उस पर टॉर्क क्या लगेगा? यहां जीरो रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। तो टोरॉइड को बच्चों अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो उस पर टॉर्क सिंपली क्या हो जाएगा? जीरो, खत्म। तो बच्चों यही बोला है, एक टोरॉइड को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, उस पर टॉर्क बताओ। तो टोरॉइड में बच्चों दोनों एंड्स ऐसे बंद हो जाते हैं, दोनों एंड्स ऐसे बंद हो गए तो उसका इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? जीरो। मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है तो टॉर्क सिंपली क्या हो जाएगा? जीरो। समझ गए बच्चों? ओके। अब बच्चों नेक्स्ट इसमें आप देखो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों, इसे मैं हटा रहा हूं फिर। 28 इस क्वेश्चन में बच्चों आपको ये दिया है जैसे एक ट्राइंगल है। बच्चों एक बार अटेम्प्ट कर लो फिर मैं डिस्कस करता हूं। ये बच्चों एक ट्राइंगल है, इसमें बच्चों एक इस तरह से देखो, इन द फिगर शोन ए कॉइल ऑफ सिंगल टर्न इज बाउंड ऑन ए स्फीयर। बच्चों ये स्फीयर है, ये क्या है? स्फीयर।
इस पे बच्चों इस तरह से बच्चों इस तरह से एक सिंगल टर्न बाउंड कर दिया, इस तरह से एक सिंगल टर्न बाउंड कर दिया। हाँ एक ही टर्न है बच्चों, एक स्फेयर है, रेडियस r, मास m, उस पे ये सिंगल टर्न बच्चों बाउंड कर दिया। प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। करेंट I है बच्चों, इसमें करेंट कितना है I, ठीक है। द वैल्यू ऑफ B, जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में रहे बच्चों, ये स्फीयर अपना इक्विलिब्रियम में रहे, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए वो तुम्हें बताना। सोचो बच्चों एक बार, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन समझ गए ना बच्चों? तो बच्चों इसमें थोड़ा सा रोटेशनल वाला पार्ट इन्वॉल्व होगा, एक बार आप अपने हिसाब से सोच लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा डाउनवर्ड दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों डाउनवर्ड, ओके। बच्चों कोई भी बताना चाहे किस तरह से अप्रोच कर रहा है वो मुझे बताएं। तो बच्चों सही है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो ठीक है, अब उस बेसिस पे बच्चों सोचो क्या होना चाहिए। कर लो बच्चों, देखते हैं फिर हम। ओके, हमारे पास अभी मॉड्यूल नहीं है, तो ये कौन सा क्वेश्चन अच्छा देख पा रहे हैं? ठीक है, देखो वो टॉपिक मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे मान लो अभी इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज हुआ, तो मैंने वहीं की वहीं बता दिया कि हमारे स्क्वायर/2 होता है। एंगुलर एक्सीलरेशन यूज हुआ, तो मैंने रिलेट करके बता दिया कि टॉर्क अपॉन आई। तो अभी के लिए बस उसमें उतना काफ़ी है, और ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, कर लो बच्चों एक बार। चलो बच्चों अब एक बार मैं डिस्कस करता हूँ, समझो बच्चों। बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखें। उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके बच्चों, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उससे बच्चों आप देखें। तो बच्चों अब केवल आप लोग समझें, देखो याद करो बच्चों, m मास इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग बच्चों फोर्स का कंपोनेंट क्या होता है? mg sin थीटा। तो बच्चों ये स्फीयर 3D में देखने में बहुत अजीब सा लग रहा है, तो इसको एक बार मैं 2D में बना देता हूँ, ठीक है। वो 3D में देखने में थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। देखो अब बच्चों देखो, जैसे ये अपने पास स्फीयर है बच्चों, ये अपने पास स्फीयर है। अब उसमें बच्चों देखोगे तो इधर क्या लगेगा? mg sin थीटा, इधर बच्चों mg cos थीटा, इधर बच्चों इस पॉइंट से नॉर्मल लगेगा, और फ्रिक्शन बच्चों यहां कहीं लगेगा, फ्रिक्शन बच्चों यहां कहीं लगेगा।
बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? बच्चों जो रिजोल्यूशन मैंने किए हैं उसमें कहीं कोई डाउट? अब बच्चों मुझे इसे इक्विलिब्रियम में रखना, इसे क्या करना है, इक्विलिब्रियम में रखना। तो इक्विलिब्रियम का मतलब बच्चों ये है कि इस पे नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए और नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए। तो पहले हम टॉर्क को बैलेंस करते हैं। बच्चों इस पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क को बैलेंस कर रहा हूं, इस ग्रीन पॉइंट के अबाउट बच्चों। तो बच्चों इस ग्रीन पॉइंट के अबाउट मुझे बताओ mg cos थीटा का टॉर्क क्या है? उसी पॉइंट से पास कर रहा है जीरो। फ्रिक्शन का टॉर्क क्या है? जीरो। नॉर्मल का टॉर्क क्या है? जीरो। और mg sin थीटा कहां घुमाएगा? क्लॉकवाइज। mg sin थीटा बच्चों कहां घुमाएगा? क्लॉकवाइज। mg sin थीटा कहां घुमाएगा? क्लॉकवाइज। देखो यहां कील लगा दो और ऐसे पकड़ के खींचो तो यूं घूमेगा, तो क्लॉकवाइज। तो बच्चों इसके टॉर्क की वैल्यू रखता हूं, तो ग्रीन पॉइंट से बच्चों इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? r। तो हम बोल सकते हैं कि mg का टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क बराबर होना चाहिए। mg का टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क बराबर होना चाहिए, तब जाके ये इक्विलिब्रियम में रुक पाएगा। mg का टॉर्क बच्चों अगर मैं लिखूंगा तो mg sin थीटा इंटू आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और मैग्नेटिक फील्ड का अगर बच्चों मैं टॉर्क लिखता हूं मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसके लिए बच्चों हमें फॉर्मूला पता है m क्रॉस b या mb sin थीटा। तो वो पहले देख लेते हैं। बच्चों देखो b इधर है, मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों यहां कहीं आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों यहां कहीं, तो m क्रॉस b बच्चों टॉर्क इधर ही आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों ये है कि इसमें करंट ऐसे फ्लो नहीं हो रहा होगा, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा? इस तरह से। अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा ऐसे बच्चों, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों यहां आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट अब यहां आएगा तो वो यूं घुमाएगा। तो बच्चों अब समझो mg sin थीटा यूं घुमा रहा है, m क्रॉस b ये इस तरफ घुमाएगा, ये किस तरफ घुमाएगा? इस तरफ। इनके बीच का एंगल पता करते हैं, थीटा 90, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, वही एंगल थीटा। तो अब इसका टॉर्क बच्चों लिखता हूं तो m b sin थीटा, sin थीटा कट गए, m g r, m बच्चों लिखोगे तो I एरिया बच्चों पाई आर स्क्वायर इंटू बी, आर आर बच्चों कट गए, तो b तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? mg अपॉन आई पाई आर, mg अपॉन आई पाई आर। अगर बच्चों हम देखेंगे तो अपने पास आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? बी ऑप्शन। तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, एक बार मैं वापस पूरा बताता हूं, क्योंकि इसमें मैकेनिक्स में भी रोटेशनल मोशन इन्वॉल्व है, जो थोड़ा सा भूल भी जाते हैं, इतना याद भी नहीं होगा, तो मैं एक बार वापस बताता हूँ, ठीक है? कर लो बच्चों, फिर मैं एक बार वापस बताता हूँ। तो बच्चों जैसे मैंने होमवर्क कॉपी बताया उसमें प्रॉपर टैगिंग आप लोग कर रहे हो, तो बच्चों को कॉपी रेगुलर लेके आना है। मैं भी टाइम देख के थोड़ा बहुत चेक भी करूँगा, ठीक है? ओके, इतना कर लिया बच्चों, ठीक। अब बच्चों वापस से एक बार देखना, मैं वापस डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चों उस स्फीयर पे फोर्सेस देखते हैं, mg sin थीटा, mg cos थीटा, बच्चों आई थिंक ये रटा हुआ होगा। नॉर्मल हमेशा यहीं लगेगा, फ्रिक्शन ऐसे ले लिया। इस पॉइंट के अबाउट बच्चों mg cos थीटा का टॉर्क जीरो, फ्रिक्शन का जीरो, नॉर्मल का जीरो, केवल mg sin थीटा घुमाएगा। डिस्टेंस r है, डिस्टेंस बच्चों r,
तो डिस्टेंस आर है, तो इसका टॉर्क हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि mg sin थीटा इंटू आर। ठीक है, अब इस टॉर्क को बैलेंस कौन करेगा? मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसमें करंट ऐसे है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इधर आ गई, तो m से b की तरफ u टॉर्क होगा, उसका टॉर्क इधर, इसका टॉर्क इधर, दोनों अगर बैलेंस हो जाए तो काम हो जाएगा। ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, तो इसका टॉर्क बच्चों एम बी साइन थीटा, साइन थीटा कट गए। मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों याद करो क्या होता है, आई इंटू एरिया, तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर, एक आर कट गया, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों तुम्हारे पास एम जी अपॉन आई पाई आर, जो कि अपना आंसर आ गया। अभी बच्चों इसे समझ पाए, इसमें कहीं कोई दिक्कत बच्चों? क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब इसके बाद बच्चों इसमें आप देखें, इसमें बच्चों आप देखें सेकेंड एक्सरसाइज में 29 नंबर क्वेश्चन पेज 62, सेकेंड एक्सरसाइज 29 नंबर क्वेश्चन पेज 62। क्वेश्चन में बच्चों ये दिया है, ए कॉइल इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड एल। बच्चों एक कॉइल है जिसकी साइड है एल लेंथ की। 29 इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड एल, सस्पेंडेड बिटवीन पोल पीसेस ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट सच दैट बी फिक्स्ड इज इन प्लेन ऑफ कॉइल। ठीक है बच्चों, बी इसके प्लेन में ही है ऐसे। इफ ड्यू टू करंट आई, बच्चों मान लो इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, इफ ड्यू टू करंट आई इन ट्राइंगल टॉर्क एक्ट, बच्चों टॉर्क टाउ है, तो साइड लेंथ बतानी। बच्चों टॉर्क दे रखा है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कर लो फटाफट। क्वेश्चन बच्चों एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है एल, उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, उसको दो मैग्नेट के बीच में रख दिया है। मैग्नेट के बीच में रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड उसके प्लेन में ही है, मैग्नेटिक फील्ड उसके प्लेन में ही है। अब उस पर टॉर्क टाउ लग रहा है, टॉर्क कितना लग रहा है, टाउ। तो तुम्हें साइड लेंथ बतानी, साइड लेंथ इन टर्म्स ऑफ टॉर्क बतानी। कर लो बच्चों, बहुत आसान सा ही है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। बच्चों ये किससे हो पाया, कर लो बच्चों। तो बच्चों एक बार अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। हाँ अश्विन तुम बताओ, तुम्हारी कॉपी कहाँ है? देखो इस तरह के बहाने बनाओगे तो एक मैं बता रहा हूँ, बहाने नहीं बनाने, रेगुलर काम करना है, ठीक है। आदर्श तुम बताओ। वो तो फिर तुम ले आना उसकी जगह। किसमें? हाँ नहीं, क्वेश्चन तो आप कॉपी में तब अपना ले आना था ना, वो देख लेंगे। वो बनेगा नहीं ना फिर। देखो तुम्हें एक चीज़ में सजेशन दूंगा, तुम इधर उधर दिमाग मत भटकाओ। एक हाँ, जैसे तुम जो बता रहे हो मैं बता रहा हूँ, क्या है कि या तो तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तब तुम इधर उधर भटक रहे हो तो समझ में आता है। तुम्हारे नंबर उतने आ नहीं रहे हो, तुम इधर उधर भाग रहे हो, तो पहले तुम अपना नोट्स कर लो, मॉड्यूल कर लो, तब हाँ तो वो पहले मुझे चेक कराओ अच्छे से, फिर उसके बाद तुम्हारे कोई डाउट बताओ, ठीक है। क्योंकि इधर उधर तुम फालतू भटको, हाँ बताओ।
ये कब का है? अब देखो जिस तरह से तुम कर रहे हो इसमें तुम्हें कुछ समझ में आ पाएगा? इसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर किया है ये पता चल रहा है तुम्हें? तो उनकी देखो केवल क्वेश्चन करने से कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए कि तुम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, किस जगह कर रहे हो। कचरे की तरह क्वेश्चन करोगे सब दिमाग से निकल जाएगा। तुम्हें इसमें क्वेश्चन नंबर तक समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस क्वेश्चन नंबर तक, डेट में नहीं बोल रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो तुम्हें इसमें पता चल रहा है? क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर तो लिख सकते हो, और रफ फेयर जैसा कुछ है ही नहीं। या तो तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो कि हाँ तुम टॉपर हो तो तुम कुछ भी कर रहे हो तो वो चलेगा, लेकिन जब तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे हैं, 5 या 10 नंबर आ रहे हैं, तो कम से कम जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो कर लो। जितने भी आए कोई बहुत अच्छे नंबर तो नहीं है। तो या तो तुम अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हो तो मैं तुम्हें फ्रीडम दे दूंगा भाई जो तुम कर रहे हो ठीक है, और जब तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे हैं तो मेरी बात फॉलो कर लो, और नहीं तो फिर अपने पेरेंट्स से एक बार मिलवा दो, मैं उनसे बोल दूंगा कि भाई ये मेरी बात मान नहीं रहा है, अब ये जाने इसका काम। मैं ये कह रहा हूँ जो भी करो उसको प्रॉपर करो, कचरे की तरह करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसमें तुम्हें कोई क्वेश्चन नंबर समझ में नहीं आ रहा है, बस कहीं कुछ भी कर रहा है, इसको तुम बाद में रिवाइज करने बैठोगे क्या फ़ायदा मिलेगा? तो या तो मुझसे क्लियरली बोल दो कि मैं अपने हिसाब से पढ़ रहा हूँ, मैं फिर आगे तुमसे पूछूंगा ही नहीं, फिर तुम जानो तुम्हारे पेरेंट्स जाने तुम्हारे नंबर जाने, या फिर आप मेरे हिसाब से चलो। तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आते तो मैं छोड़ देता कि भाई तुम जो कर रहे हो वो सब ठीक है, नंबर तुम्हारे कुछ आ नहीं रहे, तो या तो एक बार पेरेंट्स से बात करवा दो कि भाई ठीक है हमारा बच्चा जैसा कर रहा है उसे टोको मत, तो मैं भी बात करना छोड़ दूँ, नहीं तो जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करो। इस तरह से कचरे की तरह करोगे उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? इसमें तुम क्या ढूंढ लोगे? तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा कि तुम कौन सी स्टेप क्यों कर रहे हो। ओके बच्चों, इसे फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो समझो बच्चों। देखो बच्चों इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो बच्चों इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैं देखता हूँ वो किस तरफ हो जाएगा? इधर, मैग्नेटिक मोमेंट इधर, तो मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 एंगल है। तो बच्चों अगर मैं टॉर्क लिखूंगा तो एम बी साइन 90, एम बी इंटू 1। अब टॉर्क बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैं लिखता हूं तो मैग्नेटिक मोमेंट अपने पास क्या होता है? आई इंटू एरिया, तो करेंट बच्चों आई। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका एरिया, तो खैर ठीक है बच्चों, खैर मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ आदर्स डिस्कशन नहीं करें, एक काम करो तुम उस साइड हो जाओ फिर, बिल्कुल उस कोने में, बिल्कुल इस कोने में पहुंच जाओ। हाँ बच्चों अगर मैं एरिया अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का लिखता हूँ तो बेस कितना हो जाता है? L, और परपेंडिकुलर तुम्हारे पास कितना हो जाता है? √3L/2, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, उससे तुम्हारा एरिया निकल आएगा। तो एम बी की जगह बी रख दिया है, तो उसके थ्रू बच्चों हम साइड लेंथ निकाल सकते हैं, तो बच्चों वो डिस्कस करते हैं। तो तब तक बच्चों एक काम करो आप लोग, इस सीट में से बच्चों एक आध क्वेश्चन मैं देख के बताता हूँ। ओके बच्चों 31 नंबर क्वेश्चन आप देखो, 31। हाँ बोलो बच्चों कुछ पूछना हो। किस वाले क्वेश्चन में? पिछले वाले में, वो भी मैं देखता हूँ, ठीक है। बी और डी 2 टाउ √3, हाँ सही कह रहे हो, दोनों ही सेम है। बच्चों आप लोगों को कोई डिफरेंस दिख रहा है? ठीक है, तो बच्चों ठीक है वो कुछ मिसप्रिंट होगा, गिवन पैरामीटर के हिसाब से आप बोल सकते हो कि बी और डी दोनों ही सेम है,
तो वो ठीक है, खैर देखते हैं। तो बच्चों अभी जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे उसको एक बार वापस देखते हैं। ये एल एल एल, आई आई आई, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ये, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ये। तो बच्चों आप वापस समझो, बी इधर है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन निकालोगे तो वो इस तरफ आएगी। तो टॉर्क बच्चों अगर मैं लिखता हूं तो एम बी साइन 91, टॉर्क। मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों क्या हो जाएगा, आई, और एरिया बच्चों 1/2 बेस, और हाइट बच्चों तुम्हारे पास कितनी होगी, √3 L/2 इंटू बी। अब यहां से बच्चों अगर मैं टॉर्क लिखता हूं तो आई L² √3/4 इंटू बी। अब L तुमसे पूछा है तो 4 टाउ आई √3b, ये आ गया L²। उसका अंडर रूट बच्चों ले लोगे तो 4 का 2, और इधर रह जाएगा √3bi की पावर हाफ। अब बच्चों चेक करो इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही, क्लियर है बच्चों? ये कोई भी डाउट बच्चों इसमें भी? ठीक है। तो बच्चों इसमें चलो होमवर्क में बाद में देता हूँ, पहले इतना कर लिया ना, तो इतना एक बार कंप्लीट कर लो, फिर मैं वापस डिस्कस करता हूँ। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, ओके। अब बच्चों आगे फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग बच्चों, फिर इसमें आप लिख लो गैल्वेनोमीटर। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लिख लो गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों याद करो गैल्वेनोमीटर हमने पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन अब बच्चों हम उसका इंटरनल मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। अब बच्चों हम उसका इंटरनल मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। पहले जो हमने पढ़ा था वो उसका एक्सटर्नल मैकेनिज्म था, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो उसका इंटरनल मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। तो इंटरनल मैकेनिज्म में बच्चों होता क्या है वो समझो। जैसे बच्चों जैसे जो बच्चों के टॉयज आते हैं उसको अगर आपने देखा हो, जो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज होते हैं उसके अंदर मोटर रहती है, उसके अंदर क्या रहती है, मोटर। तो मोटर उसके अंदर जो रहती है उसको अगर कभी किसी ने खोल के देखा है, हाँ अंश तुम बताओ उस मोटर के अंदर क्या होता है? ठीक है, और सही है। तो बच्चों समझो उस मोटर के अंदर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक तो वायरिंग रहती है, और साइड्स में देखोगे तो इस तरह की मैग्नेट्स होती है। तो ये जो मैग्नेट होती है बच्चों वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है। बच्चों इस तरह की सिलेंड्रिकल शेप की मैग्नेट होती है। तो जिसने भी कभी अगर मोटर खोल के देखी हो तो उसके अंदर इस तरह की मैग्नेट्स निकलती हैं सर्कुलर शेप की। तो बच्चों इसमें भी क्या किया जाता है, इसी तरह के सिलेंड्रिकल शेप, इसी तरह से सिलेंड्रिकल शेप्स में मैग्नेट्स यूज की जाती है। क्लियर है बच्चों? ये नॉर्थ, ये साउथ, क्लियर है बच्चों? अब समझो, तो इस तरह से हमने एक मैग्नेट यूज कर लिया। अब बच्चों ये अपने पास मान लो इस पे हमने इस तरह से कॉइल लपेट दी, जैसे अभी मान लो एक स्फेयर या डिस्क लिया, उस पे ऐसे कॉइल लपेट दी। इस पे बच्चों एक पॉइंटर लगा देते हैं। तो बच्चों जस्ट रफ डायग्राम है, ये पॉइंटर है, यहां बच्चों ऐसे रीडिंग लगा देते हैं। तो बच्चों उतना ठीक डायग्राम नहीं है, ठीक है ना, पर हमें कंसेप्ट समझना है, उससे उतना समझ जाएंगे। ये चीज क्लियर है? ओके। अब बच्चों जो ये है इसके अंदर एक स्पाइरल स्प्रिंग होती है। स्पाइरल स्प्रिंग आप इस तरह से समझो,
जैसे बच्चों जो पुराने टॉयज होते थे चाबी भरने वाले, तो चाबी वाले जो टॉयज होते थे उसको किसी ने तोड़ के देखा है? बोलो बच्चों, चाबी भरने वाले जो टॉयज होते हैं उसको किसी ने अगर तोड़ के देखा हो या टूटा हुआ देखा हो? बोलो अंश। सही है, बिल्कुल सही है, सही है। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो, तो बच्चों जो चाबी वाले टॉयज होते थे उसके अंदर अगर देखोगे तो उसके अंदर एक इस तरह की स्पाइरल स्प्रिंग होती है, इस तरह की एक स्पाइरल स्प्रिंग होती है। तो जब उसमें चाबी भरते हैं तो होता ये कि स्पाइरल स्प्रिंग के टर्न्स बिल्कुल पास पास आ जाते हैं और जैसे ही छोड़ते हैं तो वो दूर दूर होते हैं, तो अपनी एनर्जी टॉय को दे देते हैं और उससे टॉय मूव करता है। तो खैर कहने का मतलब बच्चों ये है, जैसे नॉर्मल स्प्रिंग में क्या होता है, हम खींचते हैं तो फोर्स होता है kx। फोर्स क्या होता है? kx। उस स्प्रिंग में हम ऐसे चाबी भरते हैं, मतलब घुमाते हैं, तो उसमें फोर्स होता है kx, तो इसमें होता है टॉर्क। उसमें फोर्स था, इसमें होता है टॉर्क, तो टॉर्क होता है c थीटा। तो वहां फोर्स kx, तो यहां टॉर्क क्या होता है? c थीटा। तो बच्चों इसके अंदर ऐसे स्पाइरल स्प्रिंग होती है, तो वो मैं अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूं जिससे कि वो दिखाई दे। इस तरह से मान लो एक स्पाइरल स्प्रिंग, इस तरह से मान लो स्पाइरल स्प्रिंग। अब जो ये कॉइल है इसमें बच्चों जब हम करंट फ्लो कराते हैं, करंट, तो अब बच्चों एक बार मैं टर्म्स लिख रहा हूं। तो बच्चों देखो, n नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, a एरिया ऑफ कॉइल, ये बच्चों क्या है? एरिया ऑफ कॉइल। I करंट इन कॉइल, B मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट्स। तो बच्चों जो हमने सिलेंड्रिकल मैग्नेट लगाई हैं उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सी बच्चों है रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। तो जैसे बच्चों वहां फोर्स कांस्टेंट के होता था, फोर्स कांस्टेंट के, वैसे बच्चों यहाँ रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट क्या होता है? सी। तो बच्चों मैकेनिज्म क्या होता है वो समझो। बच्चों ये कॉइल है, व्हाइट कलर से जो है वो क्या है? कॉइल है। उसमें बच्चों हम करंट फ्लो कराएंगे, करंट फ्लो कराएंगे तो वो एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगी, डाइपोल की तरह से बिहेव करेगी। डाइपोल इसके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो उसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट होगा, उसकी वजह से बच्चों वो क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा। तो बच्चों जब हम इस वाइट कलर की कॉइल में करंट फ्लो कराएंगे तो अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा कि किसी कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो वो उसको ऐसे घुमाएगा, घुमाएगा तो घूमता चला जाएगा। तो रोकने के लिए हम स्पाइरल स्प्रिंग लगाते हैं, तो जैसे जैसे वो घुमाएगा स्प्रिंग खिंचेगी तो वो उसको वापस लाना चाहेगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब स्प्रिंग का टॉर्क और मैग्नेटिक टॉर्क बराबर हो जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। बच्चों समझ पाए? तो हम बोल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम बच्चों मैग्नेटिक टॉर्क किसके बराबर होगा? स्प्रिंग के टॉर्क। मैग्नेटिक टॉर्क बच्चों किसके बराबर हो जाएगा? स्प्रिंग के टॉर्क। मैग्नेटिक टॉर्क बच्चों अगर मैं लिखता हूं तो एम बी साइन, बच्चों यहां हम सर्कुलर या सिलेंड्रिकल इस वजह से लेते हैं जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे आ जाए। जो सिलेंड्रिकल हम ले रहे हैं वो इस वजह से लेते हैं जिससे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बने और एंगल हमेशा क्या रहे? 90। तो एंगल बच्चों इस चक्कर में हमने 90 ले लिया और इसका टॉर्क बच्चों क्या होता है? सी थीटा। अब m बच्चों क्या होता है? n i a b इंटू 1 सी थीटा।
तो बच्चों आई यहां से आ गया तुम्हारे पास सी थीटा एन ए बी। तो बच्चों देख सकते हो कि करंट थीटा के प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों एक बार इतना कंप्लीट कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ड्राइंग बना लो बच्चों, रफली सिंपल ड्राइंग है, ज़्यादा टफ नहीं है। और बच्चों एक काम ये कर सकते हो, जैसे मॉड्यूल है भाई किसी के पास, मुझे बताओ। रीडिंग, रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। जैसे बच्चों आप अगर अपने मॉड्यूल में देखोगे तो इस तरह से डायग्राम है, तो वो ठीक है, थोड़ा बहुत डायग्राम में फ़र्क रहता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे समझो, ये नॉर्थ ये साउथ, ये इन्होंने इस तरह की स्प्रिंग बताई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नॉर्मली स्पाइरल स्प्रिंग यूज़ होती है। तो ये डायग्राम है, उसी को बच्चों इस तरह से दिखाया है। तो ये सर्कुलर शेप में स्प्रिंग्स रहती है, नॉर्थ साउथ ये चीज़ रहती है। अब जैसे मैंने रीस्टोरिंग टॉर्क को सी से रिप्रेजेंट किया है, इन्होंने के से रिप्रेजेंट किया है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ठीक है सही कह रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर यही है कि अगर क्लास में ध्यान दोगे तो पता होगा कि कोई दिक्कत नहीं। तो देखो वो देखो डायग्राम उतना क्लियर नहीं है, वो मैं समझा रहा हूँ। देखो होता क्या है, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। एक तो जैसे मैंने मॉड्यूल में डायग्राम बताया, थोड़ा बहुत बुक में भी डायग्राम देख सकते हो, क्योंकि और एक डायग्राम बच्चों मेरे पास भी इसमें अवेलेबल है, मैं थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ बच्चों। एक सेकेंड रुकें, बस एक सेकेंड बच्चों। जैसे ये मान लो, ठीक है ना, समझो ये नॉर्थ ये साउथ ये स्केल, ये स्केल, ये बच्चों इसके अंदर ये स्पाइरल स्प्रिंग है, इस पे इस तरह से कॉइल लगी हुई है, और इस नॉर्थ साउथ की वजह से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो डायग्राम प्रॉपरली कुछ इसी तरह से रहता है, पर वो ये उसी को थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में ये बना दिया कि जैसे मान लो करते ये हैं बच्चों, एक मान लो ये मेटल का ले लिया, इस पे इस तरह से वायर लपेट दिया, तो कॉइल उस पर आ गई, इसी पे ऐसे स्पाइरल स्प्रिंग लगा दी, और ये मान लो पॉइंटर है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगा तो स्प्रिंग अपनी कंप्रेस होगी, उससे ये बैलेंस हो जाएगा। तो मेन डायग्राम से ज़्यादा चीज़ें समझ लो, वो काफ़ी है कि इस पे मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा, वो इसको घुमाएगा, स्प्रिंग उसको घूमने से रोकेगा, तो बैलेंस कंडीशन पे दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे, वो चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम सिलेंड्रिकल ले रहे हैं, सिलेंड्रिकल की वजह से क्या फ़ायदा होता है कि भाई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी कि 90 डिग्री पे हम ले सकते हैं। बच्चों इतना कर लिया, कर लो। हाँ प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल, या मैं अलग से वापस लिख देता हूँ। देखो यहाँ से ये साबित हो गया कि I इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, I इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो बच्चों अब मैं एक बार वापस डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसे समझो। n इसमें है नंबर ऑफ टर्न्स, A एरिया
of coil, I current in coil, B magnetic field due to magnet, C restoring torque constant of spring. अब इक्विलिब्रियम पे बच्चों क्या होगा, मैग्नेटिक का टॉर्क स्प्रिंग के टॉर्क को बैलेंस कर लेगा। मैग्नेटिक का टॉर्क बच्चों होता है mb sin 90, mb sin 90। स्प्रिंग का टॉर्क बच्चों होता है c थीटा, दोनों बैलेंस हो जाने चाहिए। sin 90 तो 1 हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट याद करो बच्चों NIA, NIA, तो मैग्नेटिक मोमेंट की जगह NIA। अब I बच्चों यहां से हो गया c थीटा अपॉन NAB। C कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, कॉइल का एरिया कांस्टेंट है, परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो बाकी चीजें कांस्टेंट है, तो करंट किसके प्रोपोर्शनल आ गया, थीटा के। तो बच्चों जैसे जैसे वो डिफ्लेक्ट होगा, करंट बढ़ाओगे उसी की सीक्वेंस में वो डिफ्लेक्ट होगा। तो मान लो 1 एम्पियर पे इतना डिफ्लेक्ट हुआ तो तुमने वहां 1 लिख दिया, 2 पे ये लिख दिया, 3 पे ये लिख दिया, तो तुम उसी हिसाब से अपनी रीडिंग बना दोगे। तो करंट बढ़ाओगे, थीटा बढ़ेगा, तो तुम उस रीडिंग के थ्रू करंट को मेजर कर सकते हो। तो यहां से साबित हो गया कि बच्चों करंट थीटा के प्रोपोर्शनल है, करंट थीटा के प्रोपोर्शनल है, करंट थीटा के प्रोपोर्शनल है, तो डिफ्लेक्शन जो आएगा वो करंट के अकॉर्डिंग आएगा। तो हम उस हिसाब से इस पे मार्किंग करके करंट को मेजर कर सकते हैं। ये चीज बच्चों समझ गए, इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब बच्चों याद करो, जब मैंने गैल्वेनोमीटर पहले डिस्कस किया था तो इसमें एक टर्म बताया था करंट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी बच्चों बताया था, सेंसिटिविटी या उसको करंट सेंसिटिविटी भी बोल देते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी बच्चों क्या होता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो बच्चों इसमें अगर मैं करंट सेंसिटिविटी लिखता हूं, करंट सेंसिटिविटी, तो करंट सेंसिटिविटी S क्या होता है, थीटा अपॉन I। तो बच्चों थीटा अपॉन I कितना हो गया, NAB, NAB अपॉन C। ये बच्चों अपने पास करंट सेंसिटिविटी NAB अपॉन C आ जाएगी। समझ गए बच्चों? इसमें बच्चों अभी कोई दिक्कत? बच्चों ये क्लियर है? अब इसी में बच्चों एक टर्म हम और डिस्कस करते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो बच्चों वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी, या मान लो SV लिख रहा हूं, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो बच्चों डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। अब V इक्वल टू बच्चों IR, V इक्वल टू IR। इसी को बच्चों तुम क्या लिख सकते हो, थीटा बाई हो गया करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बच्चों तुम्हारे पास आ जाएगी करंट सेंसिटिविटी NAB अपॉन C, और ये R, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी। R बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। समझ गए बच्चों? तो R बच्चों रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, ठीक है। तो एक बार बच्चों वापस से देखें, करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट NAB अपॉन C, वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, वोल्टेज IR, थीटा बाई I को बच्चों मैंने ये लिख दिया, यहां तक आ गया। बच्चों बोलो इसमें अभी कोई कंफ्यूजन? ये चीज क्लियर है? अब बच्चों एक एग्जांपल इसमें आप लिख लो, अभी क्या करोगे जाके, ठीक है। तो बच्चों अब इसमें एक एग्जांपल लिख लो, what will be the effect on, what will be the effect on current sensitivity
current sensitivity and voltage sensitivity. What will be the effect on current sensitivity and voltage sensitivity if we double number of turns? What will be the effect on current sensitivity and voltage sensitivity if we double number of turns in coil? If we double number of turns in coil, तो बच्चों coil में अगर मैं turns को double कर दूंगा तो current sensitivity बच्चों क्या हो जाएगी? voltage sensitivity. अब बच्चों थोड़ा और सोचो, एक आंसर सही है, एक आंसर गलत है, एक एक करके बच्चों पहले सोच लो. ये एक अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी गया है, तो एक बार थोड़ा सा सोचो फिर मैं डिस्कस करता हूँ. रुको रुको सोच लो बच्चों, अभी ऐसे आंसर नहीं बोलना है, जब मैं पूछूं तब बता. हाँ विघ्नेश बोलो, तुम क्या कह रहे हो? ओके, और कोई बच्चों जो कुछ कहना चाह रहा हो? एक एक करके हाँ बोलो. रेडियस तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे. ओके हाँ बच्चों हैंड राइज करें जो आंसर देना चाहें. बोलो वंस, क्या चीज़ सेम? और करेंट सेंसिटिविटी क्यों? रेजिस्टेंस क्यों डबल हो जाएगा? सही है बच्चों, समझो देखो करेंट सेंसिटिविटी ये है, ए फिक्स है, ये तो बदला नहीं, बी फिक्स है बदला नहीं, सी फिक्स है बदला नहीं, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दी तो करेंट सेंसिटिविटी पक्का क्या हो जाएगी? डबल. करेंट सेंसिटिविटी बच्चों पक्का क्या हो जाएगी? डबल. अब वोल्टेज सेंसिटिविटी को देखते हैं. डिवीजन में आर है, तो बच्चों अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करूंगा तो मतलब डबल वायर उसमें लपेटूंगा, डबल वायर लपेटूंगा तो डबल लेंथ का वायर लपेटूंगा, डबल लेंथ का वायर लपेटूंगा तो बच्चों जो ये रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल है वो भी अपने आप में क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. तो बच्चों वोल्टेज सेंसिटिविटी के केस में क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो जाएंगे, रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, तो दोनों डबल होने की वजह से ओवरऑल वोल्टेज सेंसिटिविटी बच्चों वही की वही हो जाएगी. वोल्टेज सेंसिटिविटी बच्चों वही की वही हो जाएगी. तो इस केस में करेंट सेंसिटिविटी तो आपकी डबल हो जाएगी. आंसर क्या होगा? करेंट सेंसिटिविटी विल बी डबल, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी बच्चों वही की वही रहेगी. क्यों वही रहेगी? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स डबल हुए, रेजिस्टेंस डबल हुआ, दोनों बैलेंस होके बच्चों वहीं के वहीं आ जाएंगे. इतना बच्चों भी क्लियर है? ओके अब बच्चों इसमें मैं क्वेश्चंस आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं, वो बच्चों समझें. हाँ बच्चों मॉड्यूल से हैं ये, तो मॉड्यूल से बच्चों अगर मैं डिस्कस करूं बच्चों, फर्स्ट एक्सरसाइज में 11th, सेकंड में बच्चों 12, 30, 4A में बच्चों 8, 34, सेकंड में बच्चों एक 28, 4A में बच्चों 17, 10, 22, 23. ओके तो ये क्वेश्चंस बच्चों मॉड्यूल से हैं. उसके अलावा बच्चों इस सीट से अगर करना चाहो बच्चों, जैसे आप 31 से देखोगे, 31 से बच्चों 39 तक मान लो या 40 तक मान लो बच्चों, तो बच्चों 31 से 40 तक
हालांकि मैंने इस तरह के क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन पैटर्न बच्चों वही है, एम बी साइन थीटा वगैरह वही यूज़ करना है और सिंपल क्वेश्चन है जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल वगैरह में किए, लगभग कुछ उस तरह के हैं। तो एक बार बच्चों आप अटेम्प्ट करना 31 से लेके 40 तक, 31 से लेके बच्चों 40 तक। बस फ़र्क इतना है, हमने जो अभी क्लास में किए थे उसमें कॉइल वाला मैग्नेटिक मोमेंट था, इसमें बार वाला मैग्नेटिक मोमेंट है। तो पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ उसको यूज़ करके लिख सकते हो या पूछा होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों जो मैंने अलग से आपको पेपर सीट दी है उसमें 31 से लेके 40 तक अपना बिहेवियर ऑफ बार मैग्नेट पे बेस्ड है, तो वो बच्चों कर लेना। बाकी फिर बच्चों देखते हैं, सीट मुझसे अभी ले लो आप। चैप्टर 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, पर उससे तुम्हें क्या ही फ़ायदा मिलेगा। हाँ, उससे बच्चों एक चीज़ और याद आई, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, रेगुलर जो मैं बता रहा हूँ वो घर पे करना है और वो ढंग से करना है। ऐसी आप कुछ भी कचरे की तरह कर रहे हो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो बार बार मैं बोल रहा हूँ सही सही साफ साफ करें, उसकी प्रॉपर टैगिंग करें, प्रॉपर टैगिंग करें तो ही फ़ायदा मिलेगा।